हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर खास तौर से गौर क्या करना है, नॉट। ठीक है, अब इसके लिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे। उन चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा था कि जो साइक्लिक कंपाउंड शो नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन था उसमें एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में बेंजीन रिंग जो है, ठीक है, 3 बेंजीन रिंग्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर, ज्वाइंट विथ ईच अदर। ये 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एंथ्रासिन में क्या दिखाई दे रहा है कि कार्बन यहाँ पर क्लोज रिंग बना रहा है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ये तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया। हमें पूछा है नॉट साइक्लिक कंपाउंड, तो ये नहीं हो सकता, एंथ्रासिन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया था पायरोल। पायरोल में क्या होता है कि यहाँ पर 4 कार्बन और 1 होता है नाइट्रोजन। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं, इट्स अ पायरोल। अब पायरोल में भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है बट साइक्लिक तो है। हमें पूछा है नॉट साइक्लिक, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन था फिनॉल। ठीक है, फिनॉल यानी क्या होता है कि बेंजीन का डेरिवेटिव होता है, यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर बाय फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल रिप्लेस होता है। ठीक है, सो दैट्स अ फिनॉल। अब फिनॉल में भी कार्बन की आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सो इट इज आल्सो साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन पूछा है नॉट साइक्लिक। अब जो लास्ट ऑप्शन था चौथा, वो क्या था, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन को अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम उसको बोलते हैं नियो, जैसे कि CH3 और नाम है नियोपेंटेन। नाम इसका हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो ये नियोपेंटेन ANE जो अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन हम फिलअप करेंगे। तो ये मिडल कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन होगा, इस तरफ से भी या इस तरफ से भी। अब यहाँ पर फिलअप करने आपको हाइड्रोजन CH3 देन CH3, इट्स अ नियोपेंटेन। तो यहाँ पर कार्बन की आपको क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रेट और ब्रांच एंड जैसा दिखाई दे रहा है, बट साइक्लिक तो नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नियोपेंटेन। सो नियोपेंटेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है वहां पे कि अ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम इमीडिएट अबव और बिलो मेंबर बाय अ ग्रुप। अगर हम होमोलोगस सीरीज देखते हैं किसी भी कंपाउंड्स का, अगर हम होमोलोगस सीरीज देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्केन ही लेते हैं, अल्केन का अगर आप होमोलोगस सीरीज देखोगे तो वहां पर एक डिफरेंट मेंबर दिखाई देंगे। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होता है एक ग्रुप से। वो ग्रुप क्या होता है, उसके लिए आपको ग्रुप 4 दिए थे। एक था मिथाइल ग्रुप दिया था, एक CH2 दैट्स अ मिथिलिन ग्रुप दिया था, एक CH2CH3 दैट्स अ इथाइल ग्रुप। ठीक है, और लास्ट वन इज C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। ओके, अब होमोलोगस सीरीज मैंने कहा जैसे कि अल्केन है, तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। फर्स्ट मेंबर हमारा होता है मीथेन CH4, सेकंड मेंबर होता है C2H6। ठीक है, थर्ड मेंबर क्या होगा, C3। कार्बन कितने हैं, 3, n की वैल्यू आपने 3 पुटअप किया, या ऐसे यहां पर 3 पुटअप करोगे, 3 2 6 + 2 कितना होगा, 8। अब इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन यहां पर 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ये हो गया CH4। ठीक है, C2H6 में क्या होगा, यहां पर 2 कार्बन होंगे और ये 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि ये कार्बन हुआ फर्स्ट मीथेन, सेकंड इथेन। अगर इसको स्ट्रक्चरली लिखेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 देन CH3। ओके, इथेन। अगर प्रोपेन को लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पर CH, मतलब 3 कार्बन हमें स्ट्रेट चेन में लेने, 1 2 एंड 3। अब यहां पर आप हाइड्रोजन यहां पर फिलअप करो, CH3 देन CH2 देन CH3। तो इथेन से आगे अगर चलते हैं, ठीक है, इथेन से हम आगे अगर देखेंगे तो होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन है। तो मीथेन और इथेन में तो नहीं, लेकिन इथेन से आगे अगर हम मेंबर्स देखते हैं तो इनमें कौन सा ग्रुप यहां पर ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है, CH2 दैट्स अ मिथिलिन ग्रुप। ठीक है, अगर हम प्रोपेन हो गया, अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, 4 कार्बन्स लेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड। देन यहां पर हाइड्रोजन फिलअप करेंगे, CH3 यहां होगा CH2, यहां होगा CH2। अब इसको आप इसके साथ में कंपेयर करो, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ये तो है, लेकिन इसमें और एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन सा है, CH2 ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं अबव एंड बिलो
ठीक है, अबव एंड बिलो क्या होता है, कौन से ग्रुप से डिफर होता है, CH2 ग्रुप से, दैट्स अ मिथिलीन ग्रुप से ये क्या होंगे, डिफर होंगे। ठीक है, पहला तो होगा, लेकिन इस फर्स्ट मेंबर्स के बाद में जो बाकी मेंबर्स आएंगे उनको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। उसको नेक्स्ट टाइम जो आप मेंबर्स लिखोगे उसके नीचे अदर मेंबर्स, तो उन सभी मेंबर्स से क्या बनती है, सीरीज बनती है, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो फर्स्ट मेंबर के बाद सेकंड मेंबर से देखोगे तो आपको हर मेंबर्स के नीचे या किसी भी मेंबर्स के ऊपर आपको जो फर्क दिखाई देगा ग्रुप में, वो कौन सा होगा, मिथिलीन ग्रुप यानी CH2 ग्रुप। ओके, अब अगर ये हुआ अल्केन की बात, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर वहां अटैच होता, ठीक है, तो भी उसमें होमोलोगस सीरीज अगर डिफर देखा जाए तो CH2 ग्रुप से ही होगा। जैसे कि मान लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को जनरली हम ROH से डिनोट करते हैं। अब ये R होता है अल्किल, ठीक है, पहला अल्किन हमने क्या देखा, CH4। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन यहां से कम हो तो उसका कन्वर्शन होता है अल्किल में, दैट्स अ CH3 मिथाइल। तो R के जगह पे आप फर्स्ट अल्किल ले सकते हो, कौन सा लेंगे, CH3OH, इसको बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका अगर सेकंड मेंबर देखा जाए तो क्या होगा, यहां पर 2 कार्बन्स लेंगे, एक के जगह 2 लेंगे, ठीक है, उसमें से एक कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, बाकी कार्बन्स में आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो हाइड्रोजन आप वैलेंसी कार्बन की मैच होनी चाहिए, कितने हाइड्रोजन फिलअप करोगे, 2, यहां पर करोगे 3। ओके, अब इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में देखो फर्क क्या दिखाई दे रहा है, CH2 ग्रुप, दैट्स अ मिथिलीन ग्रुप। ओके, तो मिथिलीन ग्रुप से जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, CH2 ग्रुप, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। देन नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड दिया है, ठीक है, क्या कंपाउंड है यहाँ पर, CH3 CH2 CH2C, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OCH3। ये जो इस तरफ दिखाई दे रहा है ये अल्किल है, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी अल्किल है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, RCOOR। ठीक है, RCOOR, दिस कंपाउंड इज ईस्टर, ये ईस्टर का जनरल फॉर्म हो गया, RCOOR। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, इसका नाम लिखते हैं हम अल्किल अल्केनोएट। क्या लिखते हैं हम, अल्किल अल्केनोएट। ओके, तो ध्यान रखना ये अल्किल कौन सा होगा, इस अल्क के जगह हमें क्या रखना है, रूट वर्ड रखना है, यहां पर रूट वर्ड हमें रखना है, कार्बन मेजर करके हम वहां पे रूट वर्ड रखेंगे। और ये अल्किल कौन सा होगा, ईस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ में लिंक अल्किल दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ में यहां पर जो अल्किल लिंक होगा उस अल्किल का नाम आपको, अल्किल मतलब यहां पर उसके हिसाब से जितने कार्बन होंगे उस कार्बन के हिसाब से उसका नाम लिखना है। यानी ये अल्किल जो वर्ड आया है किसके लिए, फॉर दैट अल्किल विच इज लिंक विद द ऑक्सीजन। बाकी बची हुई जो कार्बन की चेन रहेगी उस कार्बन के चेन से यहां पर रूट वर्ड रखना है। अब जैसे कि इस कंपाउंड का नाम, ठीक है, इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में कौन सा अल्किल यहां पर दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ में अल्किल लिंक है वो मिथाइल, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, दैट्स अ मिथाइल। ओके, आगे हमें क्या लिखना है, अल्केनोएट करना है, तो इसमें अल्क, इसके जगह क्या रखना है, रूट वर्ड। अब बाकी बची हुई चेन जो है उसमें कार्बन कितने देखो, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, ब्यूट। तो आप सिर्फ अल्क के जगह आपको क्या रखना है, ब्यूट, बाकी एज इट इज तो ब्यूटेनोएट। ठीक है, ब्यूटेनोएट, तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे, प्रोपिल इथेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट और ब्यूटिल मिथेनोएट। तो मिथाइल ब्यूटेनोएट इट्स अ करेक्ट नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, समझ में आया, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल हैज अ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। होमोलोगस सीरीज में अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा। अब ये अल्कोहल एक्चुअली क्या है, हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि अल्केन, अल्केन का एक हाइड्रोजन यहां से कम हो और उसके जगह पे अगर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अटैच हो तो आपको कंपाउंड मिलता है ROH, इसी को कहते हैं हम अल्कोहल। ठीक है, यहां पर अल्केन का क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, दैट इज कॉल्ड एज द अल्कोहल। तो यहां पर अल्कोहल बन रहा है। ओके, अब पूछा है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, ये जो अल्किल हैं ये अल्किल हम डिफरेंटली लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला अल्किल होगा CH3 देन OH, उसके बाद फिर एक अल्किल बढ़ाएंगे तो C2H5 दैट्स इथाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में प्रोपिल अल्कोहल, इस तरीके से ये हो गए होमोलोगस सीरीज इसकी या मेंबर्स।
ठीक है। पूछा क्या है, द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल हैज द जनरल फार्मूला। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें से कम क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक कम हो रहा है। ओके, तो ये जो अल्कोहल बनेगा, इस अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, फिर कार्बन में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो CnH2n+2 के जगह पे एक हाइड्रोजन कम हुआ, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, तो जनरल फार्मूला अल्कोहल का क्या हो गया, CnH2n+1। और इसके मेंबर्स यहां पर n की वैल्यू अगर आप 1 2 3 ऐसे रखते हो, तो फिर आपको यहां पे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो C1 हो जाएगा, C1 मतलब C, और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 2 2, 2 + 1 3 यानी H3। ओके, और इसके साथ अटैच क्या है, OH। ओके, यहां पर अटैच क्या है, OH। तो CnH2n+1 OH। तो आपको इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से पहला ऑप्शन जो था CnH2n+1 OH, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दैट गिव्स द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ओके, चलो ये हो गया 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस इन ऐसा यूनिट इज। अब टेम्परेचर को ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं हम केल्विन में। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 273 केल्विन में। पूछा गया है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 उसमें ऐड करने होते हैं, यानी 27 + 273, ये कुल मिला के कितना होगा, ये 300। ठीक है, सो 300 केल्विन। यहां पर इसका आंसर जो था वो C नंबर आपको दिया था, C ऑप्शन, उसमें क्या दिया है, 300 केल्विन। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, किसका, 27 डिग्री सेल्सियस का ऐसा यूनिट में कन्वर्शन, कितना, 300 केल्विन हो गया। ये हुआ 5th। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में यहां नीचे दिए हुए जो कंपाउंड्स हैं उनमें से कौन से कंपाउंड्स उस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते, कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट। अब एग्जाम्पल दिए थे NO2, ठीक है, उसके बाद दिया था CO2, उसके बाद दिया था H2O, और एक लास्ट वन दिया था Na2S और NaF। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर गिव्स द 2 और मोर देन 2 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन वो जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें एक एलिमेंट ये दूसरे एलिमेंट्स के मास से क्या बनाता है, एक सिंपल रेशो बनाता है। सो मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशो विद द मास ऑफ अदर एलिमेंट विच इज फिक्स। वो जो अदर एलिमेंट रहेगा उसका मास फिक्स रहेगा, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से एक सिंपल रेशो बनाता है। अब यहां पर फिक्स किसका हो सकता है, देखो यहां पर नाइट्रोजन है, इसका मास फिक्स होगा। हाँ, इस फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जो मास है वो एक सिंपल रेशो बना रहा है। तो ध्यान रखना कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसी एक एलिमेंट का मास यहां पर फिक्स होना चाहिए। तो नाइट्रोजन दिख रहा है, उतना ही है। कार्बन, यहां पर भी एक ही कार्बन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, बट यहां पर कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो फिक्स मास यहां पर शो करे। ओके, तो ये जो 4th आपका ऑप्शन था, दिस कंपाउंड्स कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका जो डी ऑप्शन था, 4th ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट स्केल। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल में रिलेशंस क्या था, डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट के बीच में रिलेशन। अब क्वेश्चंस जो दिया था उसके ऑप्शंस दिए थे, सबसे पहला ऑप्शन था -40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको यहां पर रख के देखते हैं, तो ये तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ये तो सेल्सियस में है, इसका फ़ारेनहीट स्केल क्या आएगा, क्या उतना ही आएगा। ठीक है, क्या उतना ही आता है, देखेंगे। डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस, कितना है यहाँ पर, -40 है। ठीक है, -40 एंड +32।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, 5 8 जा 40, देन 8 9 जा कितना होगा 72, माइनस ऑफ 72 प्लस 32, आंसर कितना है यहाँ पे -40। तो डिग्री फ़ारेनहीट भी कितना आ रहा है -40, और दिया हुआ डिग्री सेल्सियस भी कितना है -40, यानी -40 डिग्री ये सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहीट स्केल में क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, बाकी 3 ऑप्शंस इसमें रॉन्ग होंगे। अब वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है जब फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा है, ओके। तो -40 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द रिएक्शन द N2 इन गैसेस कंबाइन 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैसेस कंबाइन विद द 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स द 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। रिएक्टेंट्स आर गैसेस एंड प्रोडक्ट इज आल्सो इन गैस स्टेट, ओके। अब बोला है कि द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ N2H2 एंड NH3 इज 1:2:3, दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। अब यहां पर इसको पहचानना आसान था, यहां पर उन्होंने सीधा बोल दिया यहां पर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वहां पर 4 ऑप्शंस दिए थे, डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। तो गेल-लुसाक लॉ जब गैसेस वॉल्यूम हमने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि व्हेन द गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर और प्रोड्यूस द गैसेस इन केमिकल रिएक्शंस, किसी केमिकल रिएक्शंस में गैस रिएक्ट हो रही है या प्रोडक्ट में फॉर्म हो रही है, तो दैट गैसेस बियर सिंपल रेशियो, ठीक है, बाय वॉल्यूम। तो दिस लॉ इज द गेल-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो गैसेस वॉल्यूम करके एक 4th ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, गैसेस वॉल्यूम, ओके, दैट्स अ 4th ऑप्शन। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, हमने कुछ बेस फंडामेंटल क्वांटिटी देखे थे, बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज देखा था। 7 बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बेस यूनिट भी बताए थे, ठीक है। उसमें एक था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। एंड्री एम्पियर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ओके। तो 4 ऑप्शंस दिए थे, वोल्ट, एम्पियर, कैंडेला और न्यूटन, उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, एम्पियर है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुई और ये फंडामेंटल उसका यूनिट हुआ, ठीक है, या बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट भी कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताए गए हैं एवोगाड्रोस लॉ में, ठीक है। एवोगाड्रोस ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, ठीक है। उसमें यह कहा गया है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर है, मोल में हम क्या मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब वो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी कितना, 1 मोल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल होंगे। अगर वो एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में है तो इतने उसमें एटम मिलेंगे, अगर वो एलिमेंट्स मॉलिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन एटॉमिक स्टेट में होता है तो इतने उसके एटम मिलेंगे, बट ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, दीज आर इन मॉलिकुलर स्टेट, तो उतने उनके क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द 6.022 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो दिए हैं इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नीचे दिए जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है 7 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, 7 ग्राम ऑफ N2। अब 7 ग्राम ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और लास्ट वन है 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, और एटॉमिक वेट होता है 14 ग्राम। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, गैसेस यानी डायटोमिक फॉर्म में, तो इसका डायटोमिक होने की वजह से आपको मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। ये तो इसका एटॉमिक वेट हो गया, तो मॉलिकुलर वेट कितना होगा, बिल्कुल इसके ट्वाइस यानी 14 टू जा कितना होगा 28 ग्राम। ये हो गया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया सिर्फ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन,
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल में इतने क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि भाई 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन, ठीक है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन द 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। ओके, किसमें 28 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, लेकिन दिया कितना आपने को 7 ग्राम पूछा गया है, सॉरी ऑप्शन दिया है वो है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इससे ये तो समझ में आएगा कि जब 28 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, हम 7 ग्राम ले रहे हैं, इसका मास कम कर रहे हैं, जब ये मास कम होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे दीज आर लेस देन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इससे कम होंगे। कितने होंगे वो निकालने की जरूरत नहीं है, कम होंगे। अब देखो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक वेट इसका 1, लेकिन मॉलिकुलर वेट अगर H2 देखा जाए, मॉलिकुलर स्टेट में हाइड्रोजन, तो इसका मॉलिकुलर वेट अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो कितना होगा, यहां पर 2 ग्राम होगा, यानी 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोला तो इसमें कितने एटम्स मॉलिक्यूल होंगे, एटम नहीं सॉरी मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें तो कंप्लीट उतने ही मॉलिक्यूल आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो। ठीक है, तो ये इतने मॉलिक्यूल इसमें है, किसमें, हाइड्रोजन में। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम, बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द मॉलिकुलर फॉर्म, तो इसका मॉलिकुलर मास आएगा 16 टू द 32 ग्राम, ये इसका मॉलिकुलर मास हुआ। ठीक है, अब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, तो समझ में आया, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी क्या लिखता हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना, 32 ग्राम, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द 6.022 इंटू 10⁻23। अब 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, लेकिन दिया कितना है यहाँ पर 8 ग्राम, तो मास जब कम है तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल भी यहाँ पर कम होंगे, मतलब दिस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द लेस देन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा, इसका मैं बोल रहा हूँ वैसे स्टेटमेंट को वैसे समझो, जैसा लिखा वैसे नहीं, ये लेस देन मैं क्या बोला यहाँ पर कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में इससे कम मॉलिक्यूल होंगे, इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा दिया। ठीक है, तो लेस देन इतने मॉलिक्यूल से यहाँ पर होंगे। 20 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब 1 मोल में तो उतने होते ही हैं, एवोगाड्रोस नंबर जो है उतने मॉलिक्यूल होंगे, हमें देखना है इसका 1 मोल कितना ग्राम होगा। तो देखते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होगा, एक नाइट्रोजन का एटॉम है, तो एक नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक वेट कितना होगा 14, तो 14 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 32, सो 32 ऐड करेंगे और टोटल होगा ये 46। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया 36 ग्राम, और 36 ग्राम अगर उसका मास है तो कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन ऑप्शन में दिया है 20 ग्राम, अब 20 ग्राम है, इसका मतलब 46 ग्राम से कम है, अगर कम है तो इसमें भी मॉलिक्यूल एवोगाड्रोस नंबर से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कम आ रहे हैं, ऑक्सीजन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है 8 ग्राम के मास में, और 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में भी एवोगाड्रोस नंबर से मॉलिक्यूल क्या है, कम है। सिर्फ 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो कौन हो सकता है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, समझ में आया, तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस के आंसर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहना। ठीक है, अगर कुछ डिफिकल्टी आती हैं, क्लियर होती हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो डिफिकल्टी या फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।